नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पिछले वर्ष शुरू की गई हर घर नल जल परियोजना के तहत देश भर में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.69% हुई। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेज आज से खुल रहे हैं। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 20 आज से अंडमान सागर में शुरू। और टेनिस में डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीता। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये फ्लैट नई दिल्ली में डॉक्टर विशंबर दत्त मार्ग पर बनाए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर 76 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के बावजूद इन फ्लैटों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया है और इनके निर्माण में स्वीकृत लागत से करीब 14% की बचत की गई है। इन फ्लैटों का निर्माण हरित निर्माण तकनीक पर आधारित है, जिनमें ढहाई गई इमारतों से निकाले गए मलबे से निर्मित ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइट फिटिंग, लाइट कंट्रोल करने के लिए सेंसर, कम बिजली खपत सुनिश्चित करने वाले VRV सिस्टम से लैस एयर कंडीशनर, पानी की बचत करने वाली कम बहाव वाली टोंटियां, वर्षा जल संचयन व्यवस्था और इमारतों की छतों पर सौर संयंत्र लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में अनेक ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विंध्याचल क्षेत्र में 23 पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी। करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाएं न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएंगी, बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है। जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन जल परियोजनाओं के तहत बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ही रही। जब यहाँ के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चौमुखी विकास के प्रयास कर रही है। विंध्याचल क्षेत्र में बरसों से लटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंजर जमीन पर किसान सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके अतिरिक्त कमाई कर सके, इसके लिए भी मदद की जा रही है।
हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता बने। वो अन्न पैदा करता है, लोगों का पेट भरता है। अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ ऊर्जा भी पैदा कर सकता है और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने विकास की मिसाल कायम कर दी है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार और यहां के लोगों की छवि भी बदल गई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान अपने घरों को लौटे प्रवासियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना कोई मामूली कामयाबी नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहुपक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में 5 तकनीकों की सिफारिश की है। जिन तकनीकों की सिफारिश की गई है उनमें से एक है ग्राउंड फास्ट एक्यूप्योर। ये सौर ऊर्जा से चलने वाला जल उपचार संयंत्र है जो पानी को अत्यधिक फिल्टर कर सकता है। दूसरी तकनीक है वाटर ऑन व्हील। ये एक इलेक्ट्रिक वाहन जो जीपीएस लोकेशन पर आधारित होता है ताकि इससे घरों तक सुरक्षित पानी पहुंचाया जा सके। एक अन्य तकनीक प्रिस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर है। ये एक ऐसा ऑनलाइन क्लोरीनेटर है जो बैक्टीरिया के प्रदूषण को हटाने के लिए पानी से कीटाणु शोधन का काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय का 2024 तक हर गांव में प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी के लिए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के जल जीवन मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके लिए मंत्रालय नवीन तकनीकी संसाधनों को महत्व देता है। बिजली और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत के स्थानीय विनिर्माताओं को तबाह करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर सौर ऊर्जा उपकरण देश में भेज रहे हैं। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा के जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है। पवन ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी है। उन्होंने कहा कि देश में नवकरणीय ऊर्जा की भारी मांग है और विकास की क्षमता भी है। उन्होंने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बहुत ही कम है। स्थानीय विनिर्माताओं को उत्पादन आधारित सुविधा योजना को प्रोत्साहन देने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण में तेजी आएगी। देश में कोविड के 45,000 से अधिक नए मरीजों के साथ संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 90,95,807 हो गई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,33,227 हो गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार आया है और ये 93.69% हो गई है। अब तक कुल 85,21,617 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कुल मरीजों की दर 4.85% है और कुल मरीजों की संख्या 4,40,962 है। कुल मामलों में से 77.68% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। दिल्ली में पहली बार आरटीपीसीआर परीक्षणों की संख्या रैपिड एंटीजन टेस्ट से अधिक कर दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की रणनीति का पालन करने का निर्देश दिया है। डीआरडीओ अस्पताल में स्थापित 250 वेंटिलेटर भी काम में लाए जा रहे हैं। दिल्ली में घर घर सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है और इस महीने की 20 तारीख तक 3,70,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। कोविड के फैलाव के कारण एम्स ने 207 अतिरिक्त जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6,746 नए रोगी सामने आए। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5,29,863 हो गई है। अब तक कुल 4,81,260 मरीज ठीक हो चुके हैं और 40,212 रोगियों का उपचार चल रहा है। शहर में कल 121 लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या 8,391 पर पहुंच गई। दिल्ली में कोविड से संक्रमित होने की दर 12.29% है, जबकि मृत्यु दर 1.69% है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर राज्य में कई स्थानों और दिल्ली से सटे जिलों में
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 के अधिक से अधिक परीक्षण करने पर जोर दिया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और अस्पतालों में हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली से आने वाले लोगों की औचक जांच की जा रही है ताकि संक्रमण वाले लोगों का पता लगाकर उनका उचित उपचार किया जा सके। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना के 1,79,85,811 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में आज से विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। किसी भी कक्षा में केवल 50% विद्यार्थी रोस्टर के आधार पर हिस्सा ले सकेंगे। पूरे शैक्षिक परिसर में एक चरण में अधिकतम 200 विद्यार्थी होंगे। राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेज कोविड-19 महामारी को देखते हुए मार्च से बंद थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसर में अचानक से भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। सभी छात्रों को मास्क पहनना जरूरी होगा और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ ही सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने छात्रों और स्टाफ के लिए हाथ धोने के इंतजाम के साथ थर्मल स्कैनिंग को भी सुनिश्चित करना होगा। शिक्षण संस्थानों के सभी प्रवेश द्वारों पर छात्रों की भीड़ न लगे, इसके लिए इंतजाम करने होंगे। कक्षाओं में छात्रों को 6 फीट की दूरी बरकरार रखनी होगी और उन्हें किताबें, नोटबुक या लैपटॉप को शेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के बाद विश्वविद्यालयों को छात्रावास को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में नए कोरोना संक्रमणों में 85% शहरी क्षेत्र से और 15% ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ अधिक होना है। राज्य सरकार ने शहरों में आम लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नए कोरोना संक्रमित मामलों की समीक्षा से पता चला है कि राज्य में 69% पुरुष और 31% महिलाएं संक्रमित हुई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों में लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवा संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी उपाय अपनाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में युवा लोगों का प्रतिशत अधिक है, जबकि राज्य में अभी तक केवल 10% बुजुर्ग ही संक्रमित हुए हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुल 1,798 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,93,000 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी 1,78,000 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 11,765 सक्रिय मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि आज से राज्य के 4 प्रमुख शहरों में केवल रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। एक वक्तव्य में श्री रूपाणी ने कहा कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में प्रतिदिन 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस बीच गांधीनगर में कल शाम 3 सदस्यों के केंद्रीय दल ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक की। दल का नेतृत्व कर रहे नई दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र के डॉक्टर एसके सिंह ने कोविड-19 महामारी के फैलने से रोकने और संक्रमितों की निगरानी के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल 1,495 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,97,412 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,79,953 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में इस वक्त 13,600 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 93 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बीच अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन AHNHA ने शहर के निजी अस्पतालों में कोविड मरीज को दाखिल करने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें 60 साल की उम्र, लगातार 3 दिन से अधिक बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन के स्तर में कमी, सांस लेने में मुश्किलें और फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंगों में समस्या होना शामिल है। इससे जरूरत वाले मरीजों को निजी अस्पतालों में जगह पाने में मदद मिलेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़कर 3,05,813 हो गई है। राज्य में कल 905 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 638 नए मरीजों की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,13,961 हो गई। राज्य में महामारी से मृतकों की संख्या 1,640 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अमेरिका के बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत की रणनीति की चर्चा करते हुए डॉक्टरों और नर्सों के अलावा
पेशेवरों सहित अग्रिम पंक्ति के लाखों स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने जोखिमपूर्ण और प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 जल्दी ही 21वीं सदी के इतिहास का हिस्सा बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी और अगले कुछ महीनों में संक्रमित लोगों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने एंटीबायोटिक्स से लेकर आपात चिकित्सा सुविधा, शल्य चिकित्सा, टीकाकरण और वैक्सीन तक आधुनिक चिकित्सा के सभी घटकों में पहले ही विशेषज्ञता हासिल कर ली है। उन्होंने सभी को बेहतर उपाय और स्वास्थ्य सुविधा पर शोध के लिए बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को शुभकामनाएं भी दी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पिछले वर्ष शुरू की गई हर घर नल जल योजना के तहत देशभर में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.69% हुई। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेज आज से खुल रहे हैं। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बिक्स 20 आज से अंडमान सागर में शुरू और टेनिस में डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीता। भारतीय नौसेना आज अंडमान सागर में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 20 की 27वीं कड़ी की मेजबानी करने जा रही है। यह अभ्यास इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगा। सिम्बेक्स श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच 1994 से हर वर्ष सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त संचालन क्षमता में वृद्धि करना और एक दूसरे से उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान प्रदान करना है। सिम्बेक्स के 2020 के संस्करण में भारतीय नौसेना का विध्वंस युद्धपोत राणा और उससे संबद्ध चेतक हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। देश में बने युद्धपोत कमरोता और कारमुक भी इसमें शामिल होंगे। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास श्रृंखला भारत और सिंगापुर के बीच उच्चस्तरीय समन्वय और वैचारिक तालमेल का उदाहरण है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति वचनबद्धता को उजागर करना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल के चुनावों में पार्टी की हार के लिए कांग्रेस के नेताओं की 5 सितारा संस्कृति को दोषी ठहराया है। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री आजाद ने कहा कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क टूट गया है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस के नेता 5 सितारा संस्कृति नहीं छोड़ते तब तक पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। श्री आजाद ने कहा कि पिछले 72 वर्षों में कांग्रेस के सबसे कम सांसद हैं। साथ ही पिछले 2 कार्यकाल से लोकसभा में कांग्रेस के पास विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है। श्री गुलाम नबी आजाद पार्टी के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस वर्ष अगस्त में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा का 5 दिन का सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा सचिव आरके सिंह ने बताया कि विधानसभा और विधान परिषद सचिवालयों के सभी कर्मचारियों की कोविड जांच की जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी आज और कल नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 105 ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार विधानसभा की सदस्यता का शपथ लेंगे। 25 नवंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अगले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के अंतिम दिन 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के बाद सरकार का जवाब होगा। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी सदस्यों की कोरोना जांच की जा रही है। सत्र के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है। विधानमंडल परिसर को सैनिटाइज किया गया है और सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके कई माओवादी वामपंथी उग्रवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में जगदलपुर में हुए एक दीक्षांत समारोह में 200 से अधिक युवा प्रशिक्षण के बाद कांस्टेबल बने। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बताया कि समर्पण कर चुके माओवादी जनजातीय बस्तर क्षेत्र में पुलिस बल में शामिल हुए हैं और वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में पुलिस की बहुत सहायता कर रहे हैं।
आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नियम के तहत आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में 4000 से अधिक माओवादी कैडर्स आत्मसमर्पण किया। इनमें से अनेक माओवादी कैडर्स पुलिस बल में भी शामिल होकर नक्सल विरोधी अभियान में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इन आत्मसमर्पित माओवादियों की कार्रवाई के माध्यम से क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में हमको अच्छा सफलता प्राप्त होने के साथ साथ इलाके में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में भी काफी मदद प्राप्त होगा। मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव का कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय के लोग वर्चुअल माध्यम से मनाएंगे। राज्य सरकार हर साल पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन करती थी, जिसमें फिटनेस, फैशन शो, गीत संगीत और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। इस बार कोरोना महामारी के कारण फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय पर्यटक प्रकृति के उत्सव का आनंद 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर भी उठा रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो वे अगले साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और ज्यादा उत्साह के साथ मनाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिलांग से मैं समीर वर्मा। टेनिस में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। लंदन में कल रात मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को रोमांचक मुकाबले में 4-6, 7-6, 6-4 से हराया। मेदवेदेव के टेनिस करियर का ये सबसे बड़ा खिताब है, जबकि थीम को लगातार दूसरे वर्ष फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पुरुष डबल्स के फाइनल में नीदरलैंड्स के वेस्ले कुलहॉफ और क्रोएशिया के निकोला मोक्टिक की जोड़ी ने ऑस्ट्रिया के जर्गेन मेल्जर और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसलिन की जोड़ी को 6-2, 3-6, 10-5 से हराया। कुलहॉफ और मैक्टिक की जोड़ी का ये पहला खिताब है। दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के आज तीव्र दबाव में बदलने की संभावना है। चेन्नई में मौसम विभाग ने बताया कि यह अगले 24 घंटे में चक्रवात में बदल जाएगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। चक्रवात बनने से इसे नीवार के नाम से जाना जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि इसको प्रभाव से नागपट्टनम, तंजावुर और तिरुवारूर में भारी वर्षा की आशंका है। डेल्टा क्षेत्र के 7 जिलों और मध्य तमिलनाडु तथा काரைकाल में कल भारी वर्षा होने का अनुमान है। चेन्नई और पुदुचेरी सहित 12 अन्य जिलों में भी कुछ स्थानों में भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में 4 जिलों छोड़कर अन्य सभी जिले वर्षा की कमी से जूझ रहे हैं। चक्रवात के दौरान वर्षा होने से यह कमी पूरी होने की संभावना है। जय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 9 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में तापमान 22 से 33 डिग्री के बीच रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, यहाँ बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान 22 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में हल्की बारिश होने का अनुमान है। यहाँ तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में तापमान 6 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है? नवीन, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कल बीएसएफ ने 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाने की खबर को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने सुर्खी दी है, नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकियों के इसी सुरंग से घुसने का संदेह। वहीं राजस्थान पत्रिका की खबर है, आतंकियों की एक और साजिश, जम्मू कश्मीर की सीमा पर सेना को मिली 150 मीटर लंबी सुरंग। दैनिक जागरण के शब्द हैं, साजिश बेपर्दा, सीमा पर मिली सुरंग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल G20 शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला समग्रता से होगा। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, महामारी के साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना भी जरूरी। मिर्जापुर सोनभद्र में पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री का बयान, स्वराज की शक्ति को विकास का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भर बनेंगे गांव। अमर उजाला की सुर्खी है, वीर अर्जुन लिखता है, प्रधानमंत्री ने विंध्य क्षेत्र को दी सौगात। कोरोना के साथ अब सर्दी का भी सितम, राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। पत्र नई लहर शीर्षक से लिखता है, कई और शहरों में रात का कर्फ्यू, महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन के आसार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कोरोना का पलटवार। वहीं हरिभूमि लिखता है, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना ने लिया गंभीर रूप। कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का हाई अलर्ट भी अखबारों की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा ने अपने पहले पन्ने पर दिया है, दिल्ली से यूपी तो कोरोना टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन का ऐलान भी आज के समाचार पत्रों की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने दिया है, कोरोना वैक्सीन का डोज 1,850 रुपए से 2,750 रुपए तक होगा। वहीं अमर उजाला के शब्द हैं, कोरोना का स्वदेशी टीका 60% असरदार, जून तक मिलने के आसार। जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर दिया है, केंद्र ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में भेजे उच्च स्तरीय दल, स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ कोरोना संक्रमण रोकने में मदद करेंगे। किसान संगठनों की सहमति के बाद पंजाब में रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू, आज से चलेंगी मालगाड़ियां, कल से यात्री रेलगाड़ियां। दैनिक जागरण की खबर है। दिल्ली में सर्दी ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 17 साल में नवंबर की सबसे सर्द सुबह। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पिछले वर्ष शुरू की गई हर घर नल जल योजना के तहत देश भर में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.69% हुई। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेज आज से खुल रहे हैं। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिमडेक्स 20 आज से अंडमान सागर में शुरू। और टेनिस में डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी टूर्स फाइनल का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।